केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और पुणे को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जहां जहां यहूदी धर्मस्थल हैं वहां हाई लेवल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन धमाकों के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की। वहीं एनएसजी की एनबीडीएस टीम और एनआईए टीम केरल के लिए रवाना हो चुकी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। केरल के एर्नाकुलम में कलामसेरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में यह ब्लास्ट हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। बताया गया कि जब धमाके हुए तब मौके पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अपने वादे पूरे करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में सरकार नवंबर में आहूत होने वाले संभावित विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट ला सकती है। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लोक संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट ला सकती है। इसके लिए वित्त विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। बताया गया कि इस अनुपूरक बजट में न सिर्फ वादों पर जोर होगा बल्कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर भी अहम व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा जिले में ही अन्य परियोजनाओं को भी गति देने के लिए बजट में प्रावधान दिया जा सकता है। यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी नवंबर के दूसरे हफ्ते में होने के आसार हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अनुपूरक बजट को लेकर अनुमान है कि ये 35 से 40 हजार करोड़ तक हो सकता है। कैश के बदले सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने व्यापारी हीरा नंदानी को लॉगिन पासवर्ड देने की बात स्वीकार कर ली है, जिसे लेकर भाजपा उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने जो शहजाद पूनावाला है उन्होंने टीएमसी सांसद पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास जाने के बजाय महुआ मोइत्रा टीवी इंटरव्यू दे रही हैं। टीएमसी सांसद पर आरोप है कि वो संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और गिफ्ट लेती थी। आचार समिति मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही है और उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरा नंदानी को सीधे लोकसभा के लिए प्रश्न पोस्ट करने के लिए अपनी संसदीय लॉगिन आईडी दी थी। लोकसभा सांसद पर व्यवसायी की ओर से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। एक साक्षात्कार में महुआ ने स्वीकार किया कि उन्होंने हीरा नंदानी को प्रश्न पोस्ट करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था, लेकिन दावा किया कि प्रश्न उनके थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने हीरा नंदानी से रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार भी किया। गुजरात के सूरत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक फ्लैट में 7 लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 7 शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पहली नजर में सुसाइड का मामला लग रहा है, हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये घटना अडाजन इलाके की है। यहाँ सिद्धेश्वर अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर कन्हूभाई सोलंकी का एक फ्लैट है। फ्लैट में कन्हूभाई अपने परिवार के साथ रहते थे। इस मामले में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। पुलिस ने बताया कि मनीष सोलंकी एक बिजनेसमैन था, उसका फर्नीचर का कारोबार था। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह आर्थिक तंगी बताई गई थी। साथ ही घटनास्थल से पुलिस को एक खाली बोतल मिली है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि शायद बोतल में जहर था। पुलिस ने बोतल को जांच के लिए लैब भेजा है। विधायकों के अयोग्यता मामले पर बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य नहीं होंगे। अगर वो अयोग्य हो भी जाते हैं तो हम उन्हें विधान परिषद के लिए निर्वाचित कराएंगे और वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। अगला चुनाव भी उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शीर्ष अदालत ने इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित कई विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं। शिंदे गुट द्वारा भी उद्धव के समर्थित सांसदों के खिलाफ इसी तरह की अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। 18 सितंबर को शीर्ष अदालत ने स्पीकर को शिंदे और उनके समर्थित शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया था, जिन्होंने जून 2022 में नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया था। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय के पैर में गोली मार दी। दरअसल 27 अक्टूबर को डिलीवरी बॉय एक सोसाइटी में अंडे और ब्रेड पहुंचाने गया था। वहां फ्लैट में लड़की को अकेला देखा, वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। लड़की ने जब इसका विरोध किया तब वो उसे पीटने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आरोपी फ्लैट से फरार हो गया। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। ये ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान सुमित सिंह के रूप में हुई है। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई थी। पुलिस ने उसे ग्रेटर नोएडा से पकड़ा। पुलिस की टीम जब आरोपी के पास पहुंची तब वो एक पुलिस वाले की पिस्टल लेकर भागने लगा। उसने पुलिस पर कुछ गोलियां चलाई। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसके पैर में गोली लग गई। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी आलमगीर के ढाका स्थित घर से हुई है। बीएनपी ने ढाका में सरकार विरोधी रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी और बीएनपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी ने राजधानी ढाका में ये रैली आयोजित की थी। इस रैली में बीएनपी ने मांग की कि देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा दें। बीएनपी की रैली के जवाब में पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी शांतिपूर्ण रैली का आयोजन किया। बीएनपी की रैली में हिंसा भड़क गई। बीएनपी का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती कर उनकी रैली को खत्म करने की कोशिश की है। बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव से पहले रैली में हुई हिंसा से देश में तनाव का माहौल है। भारतीय सेना और वायुसेना की एक टुकड़ी कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से होने वाले सैन्य अभ्यास काजिंद में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से रवाना हुई। इस दल में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के 90 जवान शामिल हैं। इस सैन्य अभ्यास में दोनों पक्षों से वायुसेना के 30 सैन्यकर्मी भी भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान दोनों पक्षों को युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम पर अभ्यास करने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 120 कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 11 नवंबर तक होगा। कजाकिस्तान दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेस के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के जवान करेंगे। अभ्यास के संस्करण में सेना की टुकड़ियों के साथ दोनों पक्षों से वायुसेना के 30 कर्मी भी भाग लेंगे। भारत और कजाकिस्तान के बीच इस संयुक्त अभ्यास को वर्ष 2016 में प्रबल दोस्ती के रूप में शुरू किया गया था। दूसरे संस्करण के बाद इस अभ्यास को कंपनी स्तरीय अभ्यास में अपग्रेड करके इसका नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत नामक एक संगठन की नींव रखे जाने की घोषणा की है, जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में देश के युवाओं को सक्रिय भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करेगा। आकाशवाणी पर प्रसारित मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 106वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में खादी से जुड़े उत्पादों की बिक्री में हुए इजाफे का हवाला दिया। उन्होंने देशवासियों से एक बार फिर अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि 31 अक्टूबर को ही एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और इस संगठन का नाम होगा मेरा युवा भारत। पीएम मोदी ने कहा कि यह संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का एक अवसर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए अनूठा फैसला दिया। कोर्ट ने एक शख्स को उसकी पैतृक दुकानें बेचकर बहू को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शख्स का बेटा शादी के ठीक बाद पत्नी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया भाग गया, वहां दूसरी शादी कर ली। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने मोहन गोपाल नाम के शख्स को आदेश दिया कि वो अपनी 6 दुकानें बेचकर बहू को गुजारा भत्ता दे। उच्चतम न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मोहन गोपाल और उसके बेटे वरुण गोपाल ने बार बार अदालत के आदेश की अवहेलना की है। कोर्ट ने कहा कि दोनों को गुजारा भत्ते की पूरी रकम देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहन गोपाल की 6 दुकानों की बिक्री में मदद के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक गुजारे भत्ते का बकाया 1 करोड़ 25 लाख रुपया नहीं मिल जाता, तब तक प्रॉपर्टी से जो भी रेंट मिल रहा है वो याचिकाकर्ता महिला को मिलना चाहिए।